नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में। तो ये क्लास बहुत अच्छा रहेगा और एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये 35वें नंबर की क्लास हमारी पर्यावरण की है और लगातार पर्यावरण की क्लास है, आप ख़त्म होने के कगार पर हैं। तो आप लोग पूरा क्लासों को एक बार अच्छे से और रिवीजन कीजिएगा और अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है और वो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं काम की। टॉपिक पर आते हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये सारे के सारे जो आप लोग एनसीईआरटी आरबीएससी किताबों का नाम सुना है, वो सारे के सारे फैक्ट इसमें डाल रखे हैं ऑलरेडी मैंने, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये टॉपिक लेवल 1 के लिए ही काम आएगा, याद रखना। और ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो चैप्टर है, ये हमारा रीट की मुख्य परीक्षा में भी है साथियों। जब आप कल्चर पढ़ेंगे तो कल्चर में भी ये आपको पढ़ना पड़ेगा और ये पर्यावरण विषय में भी आपको पात्रता के लिए दिया गया है। तो ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखें। चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो टॉपिक में बात करते हैं, सबसे पहले व्यक्तित्व की बात करेंगे हम, सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा जो है साथियों, उनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1900 ईस्वी में, जैसलमेर के अंतर्गत हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। और इनका उपनाम आपको याद रखना है, सागरमल गोपा का उपनाम है थार केसरी। इनको थार केसरी की भी संज्ञा दी गई है। इनके पिताजी का नाम पूछा जाए तो अखीराज गोपा है। कौन है? अखीराज गोपा। और इनके समकालीन जैसलमेर के शासक थे जवाहर सिंह। ये प्रश्न अब कई बार पूछा गया है भाई, इसको याद करना कि सागरमल गोपा को जब फांसी दी गई थी तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो जवाहर सिंह शासक थे वहाँ के। और सागरमल गोपा की पुस्तकों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनकी पहली पुस्तक का नाम था जैसलमेर का गुंडाराज। जैसलमेर का गुंडाराज सबसे फेमस पुस्तक है इनकी। 1941 में इनके पिता का निधन हो गया और 25 मई 1941 को सागरमल गोपा पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया था। उसके बाद जेल में रह करके इन्होंने 2 पुस्तक और लिखी। एक पुस्तक तो है ही पहले की, जैसलमेर का गुंडाराज। 2 पुस्तकें इन्होंने जेल में रह करके लिखी और पुस्तक का नाम था आज़ादी के दीवाने। और दूसरी जो पुस्तक लिखी थी जेल में, वो था रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये 3 पुस्तक आपको याद रखनी है, दिमाग में फीड करना है अच्छे से। 4 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह के द्वारा गोपा की जिंदा हत्या कर दी गई थी। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि भाई किसने हत्या की थी? गुमान सिंह थानेदार ने इसकी हत्या की थी, क्योंकि इस पर एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। तो जेल में इनको तड़पा तड़पा करके मृत्यु दी गई थी। अब देखते हैं आगे। इस हत्याकांड की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें इसे आत्महत्या बताया। अब देखो, उनकी हत्या तो की थी गुमान सिंह ने, ठीक है ना, लेकिन उनकी जिंदा हत्या की थी मिट्टी का तेल छिड़क करके। लेकिन आप जानते हो, सरकार तो अपने आप में खुद को दोषी ठहराएगी नहीं। और गोपाल स्वरूप पाठक का जो गठन किया गया था, आयोग बनाया था, उस आयोग ने बता दिया कि भाई गोपाल सिंह, ये जो हमारे सागरमल गोपा हैं, इन्होंने सुसाइड किया है, ठीक है ना। सागरमल गोपा ने 1921 में गांधी जी के साथ में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। और इम्पोर्टेंट क्या है कि सागरमल गोपा के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था वर्ष 1986 ईस्वी में। तो ये आपको सागरमल गोपा की कहानी है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। नोट्स आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी के हैं। अगले हमारे व्यक्ति आते हैं केसरी सिंह बाराहट। केसरी सिंह बाराहट का एकमात्र ऐसा परिवार था साथियों, एकमात्र, जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण परिवार को न्यौछावर कर दिया था। केसरी सिंह बाराहट की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 को देवपुरा गांव, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा तहसील, भीलवाड़ा जिला, और गांव का नाम पूछे तो देवपुरा है। लेकिन अब जो देवपुरा गांव है साथियों, उसका वर्तमान नाम सरकार ने क्या रखा है? बाराहट जी का खेड़ा। बाराहट जी का खेड़ा इनके सम्मान में रखा है ये।
केसरी सिंह बाराहट का उपनाम आपको याद रखना है राजस्थान केसरी। क्या नाम है? राजस्थान केसरी की संज्ञा किसे दी गई है? केसरी सिंह बाराहट को। केसरी सिंह बाराहट के द्वारा 3 पुस्तकें भी लिखी गई थी और 3 मुख्य पुस्तक कौन कौन सी हैं इनको जरा याद रखना। पहली पुस्तक थी रूठी रानी, दूसरी पुस्तक का नाम है प्रताप चरित्र, इनके पुत्र थे प्रताप, और एक था दुर्गादास चरित्र। तो ये 3 पुस्तकें केसरी सिंह बाराहट ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताऊंगा, कई बार पूछा गया है। केसरी सिंह ने मेवाड़ शासक फतेह सिंह को दिल्ली में भाग लेने जाते समय 13 सोरठे भेजे थे, जिनको हम चेतावनीरा चुंगटिया कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये चेतावनीरा जो चुंगटिया जो 13 सोरठे लिखे थे, ये किसने लिखे थे? केसरी सिंह बाराहट ने लिखे थे। किसके लिए लिखे थे? फतेह सिंह मेवाड़ के शासक के लिए लिखे थे, क्योंकि वो दिल्ली जा रहा था, इसलिए किसी सम्मेलन में दिल्ली जा रहा था। तो इनको रोकने के लिए ये चेतावनीरा चुंगटिया एक कविता लिखी थी। 1902 और 7 में, 1902 से लेकर के 1907 तक ये कोटा के एंथीनीग्राफी के पद पर भी रहे थे। एंथीनीग्राफी के पद पर भी इन्होंने काम किया था 5 साल। 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। नोट कीजिए, ये प्रश्न कम से कम 4-5 बार आ चुका है, रीट में भी, एसटीसी में भी और सेकंड ग्रेड में भी, कि भाई वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह बाराहट ने। और आपसे पूछा जाए कि वीर भारत समाज, देखो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बाराहट, और मैंने नीचे नोट लिखा है 1912 में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी वीर भारत समाज। और वीर भारत सभा की बात करें तो केसरी सिंह बाराहट। ये कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको डाउट क्लियर करवा रहा हूँ अभी। इन दोनों को याद रखना, इन दोनों की स्थापना किन्होंने की थी, ठीक है ना भाई? चलिए आप लोग लाइक कर दो क्लास को एक बार। 1914 में महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में इनको 20 वर्ष की सज़ा कहाँ पर मिली थी? हजारीबाग की जेल में इनको बंद रखा गया था। हजारीबाग की जेल कहाँ पर है? बिहार में। और हजारीबाग की जेल में इनको बंद रखा था महंत प्यारेलाल हत्याकांड में। और देखो प्रश्न पूछा गया था, इधर आपके क्रांतिकारी दिए गए थे अब की बार सीईटी में, और इधर आपके जेल के नाम दिए गए थे। तो किस क्रांतिकारी को किस जेल में बंद रखा गया था, इस तरीके से मिलान करवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारे केसरी सिंह बाराहट थे उनको हजारीबाग की जेल में बंद रखा गया था। अरविंद घोष के तथा तिलक के कहने पर इनकी सज़ा मात्र 5 वर्ष हो गई थी। इनको 20 साल के लिए बंद रखा गया था ना, लेकिन अरविंद घोष और तिलक, लोकमान्य तिलक ने सिफारिश की थी, तो इसकी सज़ा कितनी कर दी? 5 वर्ष। 1926 में केसरी सिंह परिवार सहित कहाँ पहुँच गए? कोटा। 1926 में कोटा आ गए। और 1929 में केसरी सिंह पूर्णतः अहिंसात्मक बन गए थे। उन्होंने अपने आप में क्या ले ली? वचन भर लिया, अपने आप से शपथ ले ली कि मैं अब कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। 1941 में केसरी सिंह का निधन हो जाता है। और आपको एक कथन याद रखना, केसरी सिंह का एक कथन बहुत अच्छा था, मेरा एक और पुत्र भारत माँ की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। ये कथन तो किसका है? केसरी सिंह का। लेकिन किसकी मृत्यु पर कहा था? प्रताप सिंह की मृत्यु पर कहा था। इनका पुत्र था प्रताप सिंह बाराहट, याद रखना, प्रताप सिंह बाराहट इन्हीं का पुत्र था, जो आज़ादी के लिए बलि पर चढ़ गया। तब केसरी सिंह बाराहट ने अपने पुत्र के लिए कहा था कि मेरा एक और पुत्र भारत माँ की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। और एक इनका कथन था, आज़ादी छीननी पड़ती है, ठीक है? तो ये 2 कथन थे केसरी सिंह के। उसके बाद जोरावर सिंह बाराहट। साथ ही जोरावर सिंह बाराहट जो थे, ये केसरी सिंह बाराहट के भाई थे, ठीक है ना? ये केसरी सिंह बाराहट के भाई थे। और याद रखना, बाराहट जो परिवार है ना, उसका गुरु कौन था? अर्जुनलाल सेठी था। अर्जुनलाल सेठी पूरे के पूरे बाराहट परिवार के गुरु थे। इन्होंने इनको शिक्षा दी थी। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। ये इन्होंने दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था 1912 में। एक तो थे उसमें जोरावर सिंह और दूसरे थे इनके भतीजे यानी केसरी सिंह के पुत्र प्रताप सिंह बाराहट। ये दोनों चाचा भतीजों ने मिलकर के लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था और इसी वजह से इनको जेल में बंद रखा गया था। साथ ही
जोरावर सिंह ने अपना नाम बदला और क्या रखा, अमरदास बैरागी नाम रख लिया। और इसे राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद किसे कहेंगे, बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी बताओ। जोरावर सिंह बाराहट को। और जोरावर सिंह बाराहट ने क्या नाम रखा था अपना बदल के, अमरदास बैरागी रखा, ताकि कोई पहचान ना पाए। 1929 में कोटा में निमोनिया बीमारी से जोरावर सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद अगले आते हैं प्रताप सिंह बाराहट। ये साथियों केसरी सिंह बाराहट के पुत्र और जोरावर सिंह के भतीजे हैं। समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। और इनका गुरु तो आपको पता ही है, अर्जुन लाल सेठी थे पूरे बाराहट परिवार के। ये इन्होंने भी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था अपने चाचा के साथ मिलके। आसानाडा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया और इनको कहाँ रखा गया, बरेली जेल में कैद किया गया था। इंपॉर्टेंट है, बरेली जेल में, ध्यान रखना। प्रताप सिंह को कहाँ रखा गया था, बरेली जेल में कैद रखा गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है और आ भी चुका ही है। और प्रताप सिंह का एक कथन आपको याद रखना है, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये कथन किसका है साथियों, प्रताप सिंह बाराहट का कथन है, इंपॉर्टेंट है। और जब इसको जेल में यातना दी जा रही थी साथियों, तब एक अंग्रेज अधिकारी था जो इसको यातना दे रहा था बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो क्यूकलैंड था उसका नाम। और क्यूकलैंड ने प्रताप सिंह के बारे में कहा था कि मैंने अपने में इतना मजबूत व्यक्ति पहली बार देखा है। मतलब इनको जेल में इतना तरीके से प्रताड़ित किया जाता बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी प्रताप सिंह टस से मस नहीं हुए और अपनी भारत माता की आज़ादी के लिए हर बार कोई ना कोई स्टेटमेंट कहते रहे। तो क्यूकलैंड जो था वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये कितना मजबूत व्यक्ति है, इसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है फिर भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तो ये कथन कहा था क्यूकलैंड ने। चलिए आगे बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी। ये अर्जुन लाल सेठी बाराहट परिवार के गुरु थे और इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी जयपुर में हुई थी, लेकिन जो उच्च शिक्षा थी वो इनकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई। अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकों की नाम आपको याद रखना, रचनाएं कौन कौन सी है इनकी। पहली रचना थी इनकी साथियों महेंद्र कुमार, कौन सी है, महेंद्र कुमार इनकी पहली रचना है। दूसरी रचना है मदन पराजय और तीसरी रचना है शूद्र स्त्री। और चौथी रचना का नाम भी आपको बता दो, स्त्री मुक्त। क्या नाम है, स्त्री मुक्त इनकी चौथी रचना है। देखो ये होता है नॉलेज, ठीक है ना। और इन्होंने 1906 में जैन प्रचारक सभा की स्थापना की थी। अब ये प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे गए हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की थी। तो 1906 में इन्होंने जैन प्रचारक सभा की स्थापना की। 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, ठीक है ना। उसके बाद निज़ाम हत्याकांड मार्च 1913 में इनको आरा जिला में हुआ था। निज़ाम हत्याकांड में ये आरोपी बने थे साथियों, ठीक है ना। निज़ाम हत्याकांड जब हुआ था तो ये आरोपी बने थे, जो आरा जिले बिहार के अंदर हुआ था। और इस घटना का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत व विष्णु दत्त ने किया था। किसने किया था, विष्णु दत्त ने। और मुखाशिर कौन थे इसमें, शिव नारायण थे, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। निज़ाम हत्याकांड के आरोप में सेठी जी को 1920 से लेकर के 1907 तक बेलूर जेल में कैद रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, सेठी जी को कहाँ रखा गया था कैद, बेलूर जेल में रखा गया था, याद रख लेना। देखो किस क्रांतिकारी को किस जेल में बंद रखा गया, सबको याद रखना है। जेल में रहकर इन्होंने 72 दिन तक भूख हड़ताल भी की थी, ठीक है ना। उसके बाद 1920 में सेठी जी के जेल से रिहा होने पर पूजा रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ पर गंगाधर तिलक ने सेठी जी का स्वागत किया। जैसे जेल से छूटे तो महाराष्ट्र बरेली बेलूर जेल महाराष्ट्र में इनको कैद रखा गया था, तो ये पूजा रेलवे स्टेशन पर आए थे महाराष्ट्र में, तो गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया था बहुत जोरदार। और 1921 में सेठी जी अहिंसावादी बन गए गांधी की तरह। 1931 में सेठी जी ने अंतिम भाषण सामाजिकता पर दिया था। समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं। सेठी जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थवादी थे, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। और 23 दिसंबर 1941 को सेठी जी का निधन हो गया। सेठी जी को क्रांतिकारियों का गुरु कहते हैं। देखो क्रांतिकारी थे ना, पूरा बाराहट परिवार बलिदान हो गया था देश की आज़ादी के लिए, तो इन्होंने ही सारे के सारे बाराहट परिवार को, और राजस्थान के बहुत सारे क्रांतिकारी थे, सबको शिक्षा दी थी इन्होंने क्रांतिकारी की, इसलिए सेठी जी को क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है।
सेठी जी की इच्छा के अनुसार उनके शव को अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के सामने दफनाया गया था। जब सेठी जी बता रहे थे मरने से पहले कि जब मैं मरूं तो मेरे शव को अजमेर की दरगाह के सामने दफनाया जाना चाहिए, और वैसा ही लोगों ने किया था। अगले व्यक्तित्व में हमारे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था 1889 में काशी का बास सीकर जिले के अंदर, और इनको उपाधि थी साथियों राय बहादुर की। ये राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी जमनालाल बजाज को, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जमनालाल बजाज ने इस उपाधि को वापस लौटा दिया अंग्रेजों के लिए, भाई मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए। और जमनालाल बजाज थे, साथ ही वो याद रखना गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते हैं। जमनालाल बजाज अपने आप को गांधी जी का 5वां पुत्र मानते था, ठीक है। और ये कब की बात है? कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि मैं गांधी जी का 5वां पुत्र हूँ। ये नागपुर अधिवेशन में कहा था। लेकिन ये 5वां पुत्र खुद को मानते हैं, लेकिन गुलाम नंबर 4, देखो गांधी जी के 5वें पुत्र, गांधी जी के 5वें पुत्र खुद हैं, और गुलाम नंबर 4 स्वयं को मानते थे, गुलाम नंबर 1 भारत को मानते थे, गुलाम नंबर 2 राजस्थान को मानते थे, और गुलाम नंबर 3 सीकर जिले को मानते थे, और गुलाम नंबर 4 खुद को मानते थे, और गांधी जी के 5वें पुत्र भी खुद को मानते थे। ये सब चीज़ें इनकी याद रखनी है। और आपको बता दूं, जमनालाल बजाज जो है साथियों, इन्होंने संपादकता के रूप में बहुत काम किया था। जितने भी हमारे संपादक थे राजस्थान के अंदर, तो इनका इन्होंने आर्थिक समर्थन किया था, पैसा देकर के बहुत सहायता की थी, आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इनको संपादकीय भामाशाह की संज्ञा दी गई। 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। बताओ जल्दी से, जयपुर में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? 1927 में जमनालाल बजाज ने। अब आपको मैं बता दूं, 1921 में एक चरखा संघ की स्थापना और हुई थी। कहाँ पर? नागौर के अंदर, नागौर के अंदर हुई थी। ये किसने की थी साथियों? बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है ना। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे, राजस्थान के क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा, जिन्होंने भूख हड़ताल करके अपने प्राण त्याग दिए थे देश की आज़ादी के लिए, और इसीलिए बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। क्या बोलते हैं? जतिन दास कहते हैं राजस्थान का बाल मुकुंद बिस्सा को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी एक व्यक्तित्व है हमारे। 1985 में इनके सम्मान में, जमनालाल बजाज के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था 1985 में, जिसका नाम था जमनालाल बजाज पुरस्कार, भी इनके रूप में दिया जाता है। क्लियर? अगले आते हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास आपने सुना होगा, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर इन्हीं के सम्मान में रखी गई थी नाम। और जयनारायण व्यास का जन्म हुआ था साथियों 18 फरवरी 1889 में। इनकी पत्नी का नाम याद रखना, गौरेजा व्यास। और जयनारायण व्यास के कई उपनाम है, राजस्थान में पुकारा जाता है इनको कई नामों से, जैसे शेर राजस्थान, धुन का धनी, लक्कड़, कक्कड़ फक्कड़, इन्हीं का नाम है। और मास साहब भी इनको कहते थे भाई, मास साहब। लोकनायक और जननायक की उपाधि भी इन्हीं को कहते हैं। समझ में आ गया जयनारायण व्यास को? ओके, अब देखिएगा, जयनारायण व्यास जो थे साथियों, वो एकमात्र राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। समझ में आ गया? टीकाराम पालीवाल जो थे वो पहले हमारे मुख्यमंत्री थे निर्वाचित, और निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल से पहले जयनारायण व्यास मनोनीत बने थे। और जैसे ही टीकाराम पालीवाल इनके बाद बने, तो टीकाराम पालीवाल के तुरंत बाद फिर से ये निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो ये 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। केस ऐसा है एकमात्र, ऐसा क्वेश्चन है भाई, याद रखना ये, कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित थे एकमात्र, वो थे जयनारायण व्यास। अब इनके द्वारा कुछ सभाओं की स्थापना की गई थी, याद रखना। 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था, और 1923 में उनका पुनर्गठन किसने किया था? जयनारायण व्यास ने किया था। 1963 में इनका निधन हो गया, और 1974 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। और अब प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, आ चुका है प्रश्न, कि सामंतशाही व्यवस्था पर आवाज़ उठाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? जयनारायण व्यास थे। क्लियर? इन्होंने पत्रिका निकाली थी भाई, इनकी पत्रिका इंपॉर्टेंट है। पत्रिका का नाम था पोपाबाई की पोल।
क्या नाम था? पोपाबाई की पोल नामक पत्रिका का संपादन किया। दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाले एक पत्रिका और निकाली जिसका नाम था पीप पाक्षिक। क्या नाम था? अंग्रेजी भाषा में निकालती थी पीप पाक्षिक, दिल्ली से निकाली थी। और इन्होंने ब्यावर अजमेर से भी एक पत्रिका निकाली। क्या नाम था? आगीबाण। क्या नाम था? आगीबाण या अग्निबाण भी इसका कई जगह नाम लिखा हुआ है, अग्निबाण, ठीक है ना। ये इन्होंने पत्रिका निकाली थी ब्यावर अजमेर से। उसके बाद आते हमारे नेक्स्ट व्यक्तित्व हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था जोबनेर के अंदर जयपुर में। इनकी पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री और इनकी पुत्री का नाम था शांताबाई। देखो शांताबाई इनकी पुत्री थी। इन्होंने भी क्रांतिकारी में भाग लिया था। ये भी अच्छी क्रांतिकारिता थी। और ये प्रश्न आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हीरालाल शास्त्री ने 2 गीत लिखे थे साथियों, जीवन कुटीर के गीत और दूसरा गीत था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये कई बार प्रश्न आ चुका है भाई, ये गीत कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताओ? हीरालाल शास्त्री ही थे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जो मनोनीत थे। कैसे थे? मनोनीत थे। समझ में आ गया? नहीं, पहला पूछा जाए राजस्थान में सबसे पहले मुख्यमंत्री यही बने थे, ठीक है ना। मुख्यमंत्री पहले हीरालाल शास्त्री थे और मनोनीत थे, क्योंकि सबसे पहले तो मनोनीत का काम हुआ था ना, इसलिए। रत्ना शास्त्री पत्नी के द्वारा नेवाई टॉक में जीवन कुटीर एक संस्था बनाई थी, उसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की गई थी नेवाई टॉक में। किसके द्वारा? इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के द्वारा। जीवन कुटीर को साथियों वर्तमान में अब वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? नेवाई टॉक के अंदर। पहले इसको जीवन कुटीर कहा जाता था। 1974 में इनकी मृत्यु होने के बाद 1976 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था हीरालाल शास्त्री की याद में। और आप याद रखना, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 1942 में। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य। और ये मैं आपको जब प्रजामंडल पढ़ाऊंगा ना, प्रजामंडल आंदोलन, वहाँ आप लोग बारीकी से पढ़ेंगे कि जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या चीज़ थी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना 1942 में हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल, इसके मध्य में हुआ था। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर में खादी का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी का नाम आपने सुना होगा। मैंने जब आपको राजस्थान के जनजातीय आंदोलन बताए थे ना इतिहास में, वहाँ पर इसकी व्याख्या मिलती है गुरु गोविंद सिंह की। और इनका जन्म हुआ था साथियों डूंगरपुर में बंजारा परिवार में। और ये भीलों के मसीहा कहलाते हैं या गुरु कहलाते हैं। इनके एक शिष्य थे जिसका नाम था सुरजी भगत। और सुरजी भगत ने चलाया था साथियों भगत पंथ। कौन सा चलाया था? भगत पंथ चलाया था, याद रखना। और गुरु गोविंद गिरी ने एक संप सभा की स्थापना की थी। क्या नाम था उसका? संप सभा। 1883 में संप सभा की स्थापना हुई थी, जिसका पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में। कहाँ हुआ था? मानगढ़ धाम में होता था। 1913 में संप सभा की बैठक मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर हुई थी, जिसमें मेवाड़ भील कोर MBC ने गोलीबारी करी थी, जिसमें 1500 भील मारे गए थे। तो ये आपको याद रखना, पहला अधिवेशन हुआ था संप सभा का 1903 में। जो दूसरा अधिवेशन हो रहा था 1913 में हुआ था, ठीक है ना। तो उस समय पर यह कांड होता है, मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलीबारी की जाती है उस सभा के ऊपर और लगभग 1500 भील मौत के घाट उतर जाते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, याद रखना। और वर्तमान में इस मानगढ़ की पहाड़ी पर ही इस राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने शहीद स्मारक घोषित कर दिया है। क्या बनाया यहाँ पर? राजस्थान का शहीद स्मारक यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है ना भाई। ये आपको याद रखना है वर्तमान में। अगले हैं भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था सीमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और भोगीलाल पांड्या को साथियों बागड़ का गांधी कहते हैं। बागड़ का गांधी, बागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जो है दक्षिणी साउथ राजस्थान, तो इसलिए इसको बागड़ का गांधी भी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। अब आपको हम सभी गांधियों की बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए राजस्थान का गांधी कौन है, तो गोकुल भाई भट्ट है। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। चिड़ाबा का गांधी कौन है, बताओ जल्दी से। चिड़ाबा का गांधी है मास्टर प्यारेलाल। कौन है? मास्टर प्यारेलाल, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे अगले व्यक्तित्व हैं अमरचंद भाटिया।
अमरचंद भाटिया भी कम नहीं थे, राजस्थान के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो शहीद हुए थे। ठीक है ना। इनका जन्म बीकानेर में होता है 1797 में। कब हुआ था? 1797 ईस्वी में। इनके पिता जो थे ज्वेलरी का काम करते थे। इनके पिता बीकानेर को छोड़ करके ग्वालियर आ गए थे। ग्वालियर में एक राज परिवार के जो खजाना था उसकी सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर आ गया था। ग्वालियर के लोगों ने अमरचंद भाटिया को नगर सेठ की उपाधि दी गई थी। बताओ जल्दी से, कैसे किसकी उपाधि दी गई थी? नगर सेठ की। ग्वालियर के जो राज परिवार था उसके खजाने के ये क्या बन गए? खजांची बन गए, उसके रक्षक बन गए। तो ग्वालियर राजघराने में रखा हुआ खजाना लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को सुपुर्द कर दिया था। किसने? अमरचंद भाटिया ने। भाई सारे के सारे ताले कूंची किसके पास थे? बताओ, अमरचंद भाटिया के पास। तो अमरचंद भाटिया ने किया गया था ग्वालियर राज परिवार का सारा खजाना लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को दे दिया था। देश की आज़ादी में काम आ गया। अब क्या हुआ था? अमरचंद भाटिया पर ग्वालियर के राजघराने ने राजद्रोह का केस लगा दिया, राजद्रोह का मुकदमा। और 22 जून 1858 को मध्य प्रदेश में अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी गई। फांसी कब दी गई थी? याद रखना, 22 जून 1858 को मध्य प्रदेश में। और 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के प्रथम शहीद व्यक्ति थे जो 1857 क्रांति में सबसे पहले शहीद हुए थे। इसलिए अब देखो, इसलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। भाई 1857 क्रांति में सबसे पहले राजस्थान में शहीद कौन हुए थे? यही हुए थे, और इसीलिए इनको मंगल पांडे कहा जाता है राजस्थान का। और 1857 क्रांति का भामाशाह कहते हैं क्योंकि इन्होंने लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को धन की सहायता की थी क्रांति के दौरान। समझ में आ गया? अगले हैं हमारे हरिभाऊ उपाध्याय। अब देखेंगे हरिभाऊ उपाध्याय। देखो भाई, क्लास को तो लाइक कर दो यार, बहुत टाइम हो चुका है पढ़ाते हुए। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म होता है भौरासा गांव मध्य प्रदेश में, और इनकी उच्च शिक्षा होती है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। हरिभाऊ उपाध्याय ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम है औदुंबर पत्रिका। अजमेर से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी किया इन्होंने। और 1927 में हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की। बताओ जल्दी से, कई बार प्रश्न आया हुआ है। हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी 1927 में। अब इनको एक उपाधि भी दी गई थी साहब। कौन सी उपाधि थी? दास साहब की उपाधि दी गई थी। दा साहब की उपाधि इनको दी गई थी। और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है ना, याद रखना, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हरिभाऊ उपाध्याय। समझ में आ गया? अब देखिएगा, अगले हैं हमारे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म होता है साथियों कोल्यारी गांव उदयपुर में। देखो कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया था, अभी रीट के अंदर पूछा गया था लेवल 2 में कि भाई मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्यारी गांव उदयपुर। कोल्यारी गांव दिया गया था उसमें, तो बस बच्चे गलत करके आ गए थे इसको। ठीक है ना, ये लेवल 2 में पूछा गया था। मोतीलाल तेजावत जो है साथियों, वो एक ही या फिर भौमट आंदोलन के जनक कहलाते हैं। सबसे पहले उन्होंने भौमट आंदोलन या एक ही आंदोलन चलाया था, और ये आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। आदिवासियों के बापजी या मसीहा कहलाते हैं। जबकि भीलों के कौन है? गुरु गोविंद सिंह। अब आपको याद रखना, मोतीलाल तेजावत जो थे, इन्होंने सरकार के सामने अपनी 21 सूत्री मांग रखी थी, जिसको क्या नाम दिया गया था? मेवाड़ की पुकार नाम दिया गया था। और ये प्रश्न तो 8-10 बार आ चुका है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाए और ये चैप्टर दिया गया हो। तो मेवाड़ की पुकार नाम दिया गया था मोतीलाल तेजावत की 21 सूत्री मांग को। अब अगले हैं हमारे विजय सिंह पथिक। सबसे बड़ा हीरो था ये क्रांति का। इनका जन्म होता है गुड़ावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और इनके बचपन का नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। इनके पिता का नाम था हिम्मत सिंह, माता का नाम था कमला देवी, और पत्नी का नाम था जानकी देवी। 1915 में फिरोजपुरा कांड के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया था, और क्या नाम रख दिया? विजय सिंह नाम रख दिया। फिरोजपुर कांड के बाद रखा था इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक। पहले इनका नाम भूप सिंह था। कई बार पूछा गया इनके बचपन का नाम भूप सिंह है। विजय सिंह पथिक अपने चाचा बलदेव के साथ राजस्थान में सबसे पहले आए थे। कहाँ पर? किशनगढ़ में आए थे सबसे पहले। और सशस्त्र क्रांति के आरोप में गोपाल सिंह खरवा के साथ में इनको टोडगढ़ जेल में बंद रखा गया था। तो ये प्रश्न देखो, किस क्रांतिकारी को किस जेल में रखा गया, ये प्रश्न तो आपको रटना ही चाहिए। ठीक है ना। तो
विजय सिंह पथिक को कहाँ रखा गया था? टोडगढ़ जेल अजमेर में कैद रखा गया था। जेल से जैसे ही फरार हुए तो ये हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा में आकर के पढ़ाने लग गए, शिक्षक बन गए आकर के। और इम्पोर्टेंस है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण में यानी 1916 में जब दूसरा चरण हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन का, तो उसकी नींव किसने संभाली थी? नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था साथियों। समझ में आ गया? इन्होंने प्रताप समाचार पत्र निकाला था। प्रताप समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। और विजय सिंह पथिक को क्रांति वाला बाबा भी कहते हैं। भैया थे तो ये उत्तर प्रदेश के, लेकिन राजस्थान की क्रांति में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा, इसलिए विजय सिंह पथिक को क्रांति वाला बाबा कहते हैं। तो जय जय राजस्थान। आप सभी लोग ने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। कैसा लगा आज का क्लास? एक बार कमेंट करके दिल से बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और डेली आप लोग क्लास लेते रहिए। धन्यवाद साथी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई फटाफट से।